बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का मेरा लेक्चर इंडस्ट्री के ऊपर है कि इंडस्ट्री हम कहते हैं किसको है। उसमें हम फंडामेंटल पढ़ेंगे इंडस्ट्री का, और दूसरी चीज़ हम ये देखेंगे कि पाकिस्तान की इंडस्ट्री क्या है और हमें उसके बारे में क्या करना चाहिए। तो टॉपिक हमारा है जी व्हाट इज़ इंडस्ट्री, और दिस इज़ हेल्पफुल टू पाकिस्तान अफेयर, एंड दिस लेक्चर वाज मेड बाय मी, माय नेम, and today is June 1st 2020। सबसे पहली तो चीज़ हम ये देखेंगे कि हम इंडस्ट्री कहते हैं किसको हैं। इंडस्ट्री की दो डेफिनेशन हैं जो कि कॉमनली यूज़ होती हैं और इजी टू अंडरस्टैंड भी हैं हमारे लिए। तो उसमें सबसे पहली डेफिनेशन ये है कि इंडस्ट्री एक ऐसी जगह को कहते हैं जहाँ पर कोई इन्वेस्टर जो है वो प्रोवाइड करता है डिफरेंट रॉ मटेरियल्स और नेचुरल रिसोर्सेज ताकि वो डिफरेंट किस्म के आइटम्स को प्रोड्यूस कर सके। यानी कि इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस वेयर इन्वेस्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट रॉ मटेरियल्स एंड नेचुरल रिसोर्सेज टू प्रोड्यूस डिफरेंट आइटम्स, ताकि वो टू प्रमोट द इंडस्ट्री ऑफ अ कंट्री मैन पावर एंड कैपिटल इज़ रिक्वायर्ड। दूसरी डेफिनेशन ये है कि ये सनत एक ऐसी जगह भी होती है जो कम जगह लेकर ज़्यादा लोगों को रोज़गार फ्राहम करती है। एक इसकी डेफिनेशन ये है, यानी कि कम जगह लेकर ज़्यादा लोगों को रोज़गार फ्राहम करना, उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। जो पहली डेफिनेशन फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताई थी वो थी कि इंडस्ट्री इज़ अ प्लेस, एक ऐसी जगह है जहाँ पर इन्वेस्टर जो है वो डिफरेंट रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है और नेचुरल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है ताकि वो डिफरेंट किस्म के आइटम्स को पैदा कर सके। उसको हम इंडस्ट्री कहते हैं। उसके बाद अब हम देखते हैं कि जब हमने कोई इंडस्ट्री लगानी होती है उसके लिए कौन से फैक्टर्स इंपॉर्टेंट होते हैं। जब हम किसी जगह पर इंडस्ट्री लगाते हैं या कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं इंडस्ट्रियल सनती लेवल का, उसके लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है और कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि उसके लिए वाइटल रोल प्ले करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहला फैक्टर तो ये है कि वो आप रॉ मटेरियल लेके आएँ। तो इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल इजी से और हैवी जो है वो मिकदार में अवेलेबल हो। जैसे कि मैं आपको छोटी सी मिसाल दे सकता हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो है वो फैसलाबाद के करीब लगी हुई है, क्योंकि उसके आसपास जो है वो कॉटन की काश्त बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से हमने वहाँ पर वो लगाई हुई है टेक्सटाइल इंडस्ट्री। सो ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लगाई जाती है जहाँ पर आपको रॉ मटेरियल उसके आसपास से आसानी से मिल जाए। सो आपको जब रॉ मटेरियल आसानी से मिलेगा तो आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बचेगी। तो सॉरी, आपको जो है वो ये चीज़ किसी भी चीज़ के ऊपर जहाँ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जो किसी चीज़ के ऊपर पर आइटम जो कि कॉस्ट आ रही है वो कम हो जाएगी आपकी। दूसरी चीज़ है जी मैन पावर। इंडस्ट्री आपने लगा ली है, रॉ मटेरियल आपके पास आ गया, तो दूसरी चीज़ आपको जो है वो मैन पावर या लेबर चाहिए। तो आपको एडिक्वेट सप्लाई ऑफ लेबर चाहिए किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए। मैन पावर की जब हम बात करते हैं तो उसमें दो तरह की मैन पावर होती है। एक तो स्किल्ड लेबर होती है, दूसरी अनस्किल्ड लेबर होती है। वो हर इंडस्ट्री के अंदर ही होती है। चीप और स्किल्ड लेबर जो है वो किसी भी इंडस्ट्री के लिए चाहिए होती है। मैं आपको चाइना की मिसाल देता हूँ। चीन के अंदर दुनिया में सबसे ज़्यादा इस वक्त प्रोडक्शन हो रही है इंडस्ट्रियल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि यहाँ पर लेबर बहुत सस्ती है, और दूसरी अहम चीज़ यहाँ पर जो है वो कॉस्ट किसी भी चीज़ की जब हम लगाते हैं तो वो कम है। एक तो मैन पावर सस्ती है, लेबर चीप है। दूसरी चीज़ कि वहाँ पर जो है वो आपको रॉ मटेरियल भी सस्ता मिलता है। उसके अलावा इंडस्ट्री ऐसी जगह पर लगाई जाती है जहाँ पर मैन पावर यानी कि मज़दूर आपको आसानी से दस्तयाब हो। ये ना हो कि आपने पाकिस्तान के एक हिस्से में इंडस्ट्री लगाई और लेबर आपको दूसरे हिस्से से लेने पड़ रही है, तो वो एक नुकसानदेह अमल कंसिडर होता है। उसके अलावा फिर तीसरी चीज़ है कैपिटल, जिसको हम सरमाया कहते हैं। कोई भी इंडस्ट्री लगाने के लिए आपको अच्छी खासी रकम चाहिए होती है, अबेंडेंट कैपिटल चाहिए होता है उस काम के लिए। तो उसमें अब आप देखें कि सरमाए के लिए में क्या कुछ है आपको। कोई आपने बिल्डिंग तामीर करनी है, इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी करनी है, और भी दूसरी चीज़ें कोई यानी कि मशीनरी है, बिल्डिंग्स है, कोई प्रोडक्शन के लिए आप जो है वो कोई हेल्प लेते हैं किसी किस्म की, वो आ जाती है। कोई सर्विसेज के सेक्टर की कोई चीज़ आ जाती है, तो वो आपको कैपिटल के कैपिटल चाहिए होता है इन कामों के लिए। उसके अलावा फिर एक और अहम चीज़ जिसको हम एनर्जी कहते हैं।
एनर्जी के अंदर जो है वो हैवी मशीनरी को चलाने के लिए आपको एनर्जी चाहिए, जिसमें आपको सबसे पहले कोयला है, अगर कोयले से इंडस्ट्री चल रही है, कोई नेचुरल गैस है, ऑयल है, इलेक्ट्रिसिटी है। ये भी किसी भी इंडस्ट्री को चलाने के लिए जो जिसको हम कहते हैं चीफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी कहते हैं। कोयले से भी चलती है, नेचुरल गैस से चलती है, ऑयल से है, इलेक्ट्रिसिटी से, ये एनर्जी के सोर्स हैं, बिग सोर्स हैं जिससे हम इंडस्ट्री चलाते हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन। हाँ, जिस वक्त आप इंडस्ट्री लगाते हैं तो आपने फिर देखना होता है कि आपका ट्रांसपोर्ट के क्या ज़रिए हैं और कम्युनिकेशन के क्या ज़रिए हैं। इंडस्ट्री ऐसी जगह में लगाई जाती है जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज़ और कम्युनिकेशन बेहतर हो। ये ना हो कि आप ऐसी जगह पर इंडस्ट्री लगा लें, आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं लेकिन आपके पास ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी नहीं है, आप एक जगह से माल दूसरी जगह आसानी से और तेज़ी से नहीं पहुँचा सकते। तो ये भी प्रॉब्लम होता है और उसके लिए आपको अच्छे रोड्स चाहिए होते हैं। दूसरी अहम चीज़ कि आपको रेलवे चाहिए होती है। वो रेलवे एक मेजर रोल अदा करती है आपकी कनेक्टिविटी के लिए, यानी कि आपने एक जगह से दूसरी जगह सामान भेजना है तो हैवी मिकदार में है तो आप ट्रक्स का इतना यूज़ नहीं कर सकते, सो रेलवे उसके लिए हैवी रोल प्ले करती है। तो आपको अपना रॉ मटेरियल्स है, आपको इंडस्ट्री के अंदर लाना है या आपका फिनिश प्रोडक्ट है वो आपने कहीं एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाना है, तो उसके लिए आपको मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन अच्छी चाहिए। उसके अलावा फिर मार्केट आ जाती है। जब हम मार्केट की बात करते हैं तो उसमें क्या है, आपकी ऐसी जगह पर लगी होनी चाहिए इंडस्ट्री जो कि आपकी कंजम्पशन जहाँ पर हो सके, जहाँ पर आपका माल बिक सके, वो करीब होने चाहिए। ऐसा ना हो कि इंडस्ट्री आप ऐसी जगह पर लगा लें जहाँ पर आबादी बहुत कम हो, ये ऊपर वाली चीज़ें तो हों लेकिन उसका यूज़र ही ना हो। सो आबादी का भी ख्याल रखना है, उसके यूज़र का भी देखना है। ये तमाम चीज़ों को आपने मद्देनज़र रख के अगर कोई आदमी बिज़नेस करना चाहता है तो इन चीज़ों को ज़रूर मद्देनज़र रखे, वो मार्केट को देखे। और दूसरी बात यह है कि फ़िनिश प्रोडक्ट जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ जिधर भी वो बेचना चाहता है बेचे और उससे फौरी तौर पर जो है वो प्रॉफिट को अर्न कर सके। उसके अलावा फिर आखिरी चीज़ जो कि फैक्टर्स में है वो हम उसको कहते हैं गवर्नमेंट पॉलिसीज़। तो उसकी गवर्नमेंट पॉलिसी क्या होनी चाहिए? देखिए, जो भी गवर्नमेंट आती है ना पाकिस्तान में तो स्पेशली, उनकी हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ पीटीआई हो, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ नवाज़ लीग हो, कोई भी गवर्नमेंट हो, हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ होती हैं। लेकिन अगर कोई गवर्नमेंट जो है वो इंडस्ट्री लेवल पर सही तरह परफॉर्म नहीं कर रही होती है, पॉलिसीज़ चेंज होती रहती हैं। लेट्स सपोज इंटरेस्ट की हम बात करते हैं, जब हमने कोई इंडस्ट्री लगानी होती है तो उसमें आपको लोन चाहिए होता है। अब कोई गवर्नमेंट है वो 5% के हिसाब से लोन दे रही है, कोई गवर्नमेंट 12% के हिसाब से लोन दे रही है, तो उससे इफ़ेक्ट होता है, बहुत सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होती हैं। इसी तरह और भी बड़े मेजर फैक्टर हैं। कुछ इंडस्ट्रीज़ ऐसी होती हैं जो बाहर से कुछ ममालिक ऐसे हैं, जिसमें मैं चाइना की मिसाल देता हूँ, जो कहते हैं कि बाहर से आए हैं आप, आपको हम बहुत कम टैक्स लेंगे आपसे, लेकिन आप यहाँ पर जो आके अपना काम स्टार्ट करें। हर गवर्नमेंट की अपनी अपनी पॉलिसीज़ होती है। सो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ ठीक नहीं होंगी तो इन्वेस्टर की अट्रैक्शन ख़त्म हो जाएगी और जो पाकिस्तान के अंदर है वो उसकी भी अट्रैक्शन कम होगी। इसी तरह दूसरे ममालिक के साथ भी ऐसे ही होता है। अच्छा, अब हम बात करते हैं इंडस्ट्री की टाइप कितनी होती हैं। अब तो खैर पाकिस्तान के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो इंडस्ट्री की कई टाइप्स आ गई हैं। एक नई टाइप भी दुनिया के अंदर आ गई है जिसको हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कहते हैं। तो पाकिस्तान के हवाले से बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान में एक तो है कॉटेज इंडस्ट्री, दूसरी स्मॉल इंडस्ट्री, तीसरी हैवी इंडस्ट्री। कॉटेज इंडस्ट्री से क्या मुराद है? कॉटेज इंडस्ट्री ऐसी इंडस्ट्री है जो कि सिर्फ लोकली इस्टेब्लिश होती है, जो कि घरेलू लेवल के ऊपर होती है, जिसमें कोई आर्टिसंस है वो प्रोड्यूस करता है, डिफरेंट आइटम्स को प्रोड्यूस करता है। कोई आर्टिसन दस्तकार तो अपने टूल्स को इस्तेमाल करता है, कोई हैंडमेड चीज़ें बेसिकली इसमें कंसिडर होती हैं कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर, वो बनाता है। वो पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा होता है। इसमें आप ये देखें कि अर्थनवेयर्स प्रोडक्ट हैं वो कॉटेज इंडस्ट्री के अंदर इंक्लूड होते हैं। लेदर्स की चीज़ें आप देखें कि पाकिस्तान में यूज़ होती हैं। उसके अलावा दूसरे नंबर पे हम आ जाते हैं स्मॉल इंडस्ट्री। स्मॉल इंडस्ट्री किसको कहते हैं? बेसिकली स्मॉल इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन है वो ऐसी इंडस्ट्री को कहते हैं जो 2 से 9 मुलाजमों को रख कर लगाई जाती है। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा सिर्फ आप अपने जो है वो लोकल रिसोर्सेज के ऊपर डिपेंड कर रहे होते हैं, जो इलाकाई रिसोर्सेज हैं।
आप उसमें इम्पोर्टेड और इस तरह की चीज़ें पर डिपेंड नहीं कर रहे होते हैं। तो हमारे ज़्यादातर लोग जो है वो स्मॉल इंडस्ट्री से ही कनेक्ट हैं। उसमें हमारी स्मॉल इंडस्ट्री में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? हमारी स्मॉल इंडस्ट्री में फर्नीचर इंडस्ट्री आ जाती है, डेयरी की इंडस्ट्री आप देख सकते हैं। उसके अलावा आप फार्मिंग की इंडस्ट्री है, हनी कलेक्शन की इंडस्ट्री है, कॉर्पोरेट वीविंग है, स्पोर्ट्स वेयर है, प्रिंटिंग इंडस्ट्री है, मार्बल आर्टिकल्स है, पेपर इंडस्ट्री है, केमिकल इंडस्ट्री है, पेंट्स वगैरह इसमें है, शू मेकिंग इंडस्ट्री है। ये छोटे लेवल पर काम हो रहा था या कोई प्लास्टिक बैग वगैरह बन रहे होते हैं। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं हैवी इंडस्ट्री के ऊपर। ये हैवी इंडस्ट्री क्या है? हैवी इंडस्ट्री उस इंडस्ट्री को कहते हैं जो कि लार्ज स्केल लेवल पर प्रोडक्शन करता है और उसमें लार्ज लेवल का ही सरमाया भी चाहिए होता है और वो मुख्तलिफ़ इंडस्ट्रीज़ को कनेक्ट करता है, वो उसको हम कहते हैं। तो अब आप देखें कि पाकिस्तान के अंदर जो कि मेजर हैवी इंडस्ट्री है वो कौन सी है, जिसमें हम है शुगर है, ऑटोमोबाइल्स है, जिसमें जीप, कार, ट्रैक्टर, मोटर बाइक मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसके अलावा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स हैं, टेलीविज़न, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, केमिकल, फर्टिलाइज़र्स एंड लेदर इंडस्ट्री। उसके अलावा इस वक्त अब दुनिया के अंदर एक नई इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की भी इंडस्ट्री हाई लेवल पर ग्रो कर रही है, लेकिन हमारा यहाँ उसके इतना रुझान नहीं है अभी तो नहीं है। आने वाले सालों में हो जाए तो कह नहीं सकते हैं। उसके अलावा अब हम देखते हैं कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री किसको हम कहते हैं। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर जो है वो अहम रोल प्ले करती है पाकिस्तान की इकोनॉमी के अंदर। रिसेंटली मैं पाकिस्तान के न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की जो इंडस्ट्री है वो 80% एक्सपोर्ट का रोल प्ले करती है। हम जितना कुछ एक्सपोर्ट करते हैं उसके अंदर 80% जो है वो टेक्सटाइल रोल प्ले करती है। और हमारी जो मेजर टेक्सटाइल है वो दुनिया के दो बड़े बायर हैं हमारे, उसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है और सेकंड नंबर पर यूरोपीय यूनियन है। ये दो बहुत बड़े बायर हैं और आजकल के दिनों में ड्यू टू कोरोना वायरस ग्लोबलाइजेशन रिवर्स हो गई है दुनिया के अंदर। सो दुनिया के बॉर्डर्स बंद पड़े हुए, रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई हैं, माल एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाता है। सो कहने का मेरा मकसद ये है कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है वो थोड़ा सा डिक्लाइन की तरफ है। और उसके अलावा देखें ये लोगों को रोज़गार भी प्रोवाइड करती है। आपको जब बाहर से आप एक्सपोर्ट करते हैं तो आपके पास डॉलर्स आते हैं, तो उसके आपके लिए फॉरेन रेमिटेंस है, तो आपकी इकोनॉमी स्टेबल होती है। जितने डॉलर ज़्यादा होंगे आपकी इकोनॉमी उतनी अच्छी होगी। तो पहली तो चीज़ ये है कि आपको ये फॉरेन रेमिटेंस स्टेबिलिटी लाती है आपके मुल्क के अंदर। दूसरा, ये लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है लार्ज नंबर स्केल के ऊपर। तो सो टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर जो है वो हम मुख्तलिफ़ जिस जगह से मैं पढ़ा हूँ वो टेक्सटाइल का इदारा था। तो उसमें मैंने जो ख़ुद जो देखा है, जो जिनिंग की मशीनें हैं, स्पिनिंग की हैं, वीविंग की हैं, इस तरह की चीज़ों पर प्रोडक्शन होती है। और आप देखें कि जो मेजर इंडस्ट्री हमारे टेक्सटाइल की लगी है वो फैसलाबाद में लगी हुई है, वहीं पर ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। कराची में, हैदराबाद में, यहाँ पर वास्ट अमाउंट ऑफ जो है वो प्रोडक्शन होती है टेक्सटाइल की, और फिर जो है वो मुख्तलिफ़ जगह पर इसकी सप्लाई दी जाती है। उसके अलावा दूसरे नंबर पर हमारे पास है जी शुगर की इंडस्ट्री। वैसे फैसलाबाद जो है वो कोई 20% रोज़गार प्रोवाइड करता है टेक्सटाइल के हवाले से पूरे पाकिस्तान के अंदर। इसको पाकिस्तान का मैनचेस्टर भी कहते हैं। उसके अलावा शुगर की ज़रा मैं बताता हूँ आपसे। जिस वक्त पाकिस्तान आज़ाद हुआ तो उस वक्त पाकिस्तान के अंदर सिर्फ 2 शुगर मिलें थी, लेकिन 2000 अगर 11 और 12 का स्टेटिस्टिक्स फिगर देखें पाकिस्तान स्टेटिस्टिक्स ब्यूरो के ऊपर, तो आपको 79 जो है वो शुगर इंडस्ट्री मिलेगी। लेकिन अब मैं रिसेंटली जो है जिस वक्त ये रिपोर्ट वगैरह पब्लिश होनी थी तो उसके ऊपर जो फिगर आ रहे थे, जिसमें से कुछ बंद और कुछ चला कर, तो वो कोई 90 to 95 शुगर इंडस्ट्री है पाकिस्तान के अंदर। एक मैं पाकिस्तान के जो जागीर तरीन है उनके एक इंटरव्यू में सुन रहा था, आई थिंक उन्होंने 97 कहा था कि पाकिस्तान के अंदर 97 जो है वो शुगर मिले हैं। सो एक दो के आगे पीछे होने का थोड़ा बहुत है। तो शुगर मिल जो है वो लोकेटेड होती है उस जगह के ऊपर जहाँ पर गन्ने की काश्त, जिसको हम शुगर केन कहते हैं। तो शुगर मिल जो है वो ज़्यादातर लाड़काना है, पत्तों की, कमालिया, झंग, मंडी बहाउद्दीन, भक्खर, जोहराबाद, लिया, मर्दान, चार सद्दा, नौशहरा, यहाँ पर वैसे तो लगी हुई है इस वक्त। उसके बाद अब हम आ जाते हैं सीमेंट की इंडस्ट्री।
हाँ, शुगर हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, ये भी हमारे लिए कुछ हद तक जो है वो हमें डॉलर लाने में मदद देती है। और इसी का आजकल पाकिस्तान के अंदर स्कैंडल भी चल रहा है, इसके अंदर जो है वो अरबों रुपया करप्शन करके कमाया गया है। सीमेंट की इंडस्ट्री की हम बात करते हैं, पाकिस्तान जो है वो नेचुरल रिसोर्सेज से काफ़ी हद तक भरा हुआ है, लेकिन हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है। जिसकी मैं आईटी की बात करता हूँ और मशीनरी की मैं बात करता हूँ, वो हमारे पास नहीं है। सो ना होने की वजह से हम अपने प्रॉपर रिसोर्सेज का यूज़ ही नहीं कर सकते हैं। लाइमस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, ठीक है जी। किसी भी सीमेंट की प्रोडक्शन के लिए, को अगर सीमेंट की इंडस्ट्री लगी है, अपने सीमेंट को पैदा करना है, प्रोड्यूस करना है, उसके लिए आपको दो चीज़ें चाहिए होती हैं, लाइमस्टोन और जिप्सम चाहिए होता है। और उससे फिर आप जो है वो सीमेंट आसानी से पैदा कर सकते हैं। और पाकिस्तान के पास जो रॉ मटेरियल है इस हवाले से वो काफ़ी ज़्यादा अबेंडेंट है। उसके अलावा अगर आप देखें तो पाकिस्तान के अंदर इसकी हम एक्सपोर्ट भी करते हैं, स्पेशली कुछ सीमेंट हम इंडिया को भी बेचते हैं। उसके अलावा हमारी इसकी डिमांड भी है, और जो कि इंडस्ट्री हमारी लगी हुई है सीमेंट के वाले से, जिसमें डेरा गाजी खान है, जिसको किसी ज़माने में डीजी सीमेंट भी कहते थे, और रावलपिंडी में लगी हुई है, कराची में, जेलम में, ठट्ठा में, हैदराबाद, मियांवाली, हज़ारा और खैरपुर में लगी हुई है। उसके बाद अब हम ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की बात करते हैं। तो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से क्या मुराद है? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से मुराद ये है कि वहीकल्स की जो मैन्युफैक्चरिंग है और असम्बलिंग है वो पाकिस्तान के अंदर होती है। हमारी अपनी टेक्नोलॉजी तो नहीं है, बाहर से कंपनियाँ आगे काम कर रही हैं, जिस पे होंडाई वाले हो गए हैं, होंडा वाले हो गए हैं, और मुख्तलिफ़ कंपनियाँ, सुजुकी वालों का प्लांट लगा हुआ पाकिस्तान में। यहाँ पर वो क्या होती है, यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग और असम्बलिंग होती है। असल टेक्नोलॉजी तो उन्हीं की है, हमारे पास अपनी कोई टेक्नोलॉजी नहीं है। तो इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ सेक्टर्स के लिए जो पार्ट्स वगैरह इनको प्रोवाइड किए जाते हैं, मुख्तलिफ़ सेक्टर्स से इकट्ठे कर कर वो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हिस्सा बनते हैं। और इसमें हमारे पास ट्रक्स बनते हैं, कार्स हैं, बसेस हैं, जीप्स हैं, ट्रैक्टर्स हैं, मोटर बाइक्स हैं, वगैरह वगैरह। और जो इंडस्ट्री ये लगी हुई है, कहाँ पर लगी हुई है? वो ज़्यादातर कराची में, हैदराबाद, लाहौर, गुजरांवाला, गुजरात में लगी हुई है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री। और खैर हम इसकी एक्सपोर्ट तो नहीं करते हैं। वैसे मैं आपको एक बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, पाकिस्तान के अंदर जो मैं प्रॉब्लम समझता हूं वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर रिसर्च नहीं है। जब तक आप रिसर्च के ऊपर पैसा नहीं लगाएंगे ना, आपके प्रॉब्लम नहीं सॉल्व हो सकते हैं। बाहर के ममालिक में अगर किसी को मौका मिले जाने का, तो वहाँ पर सबसे ज़बरदस्त कमाल ये होता है कि इंडस्ट्री जो है वो यूनिवर्सिटियों से जुड़ी होती है। वहाँ पर जैसे जैसे प्रॉब्लम्स आ रहे होते हैं, वो यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर्स को, स्टूडेंट्स को फॉरवर्ड करते हैं, जो उनके साथ काम कर रहे होते हैं रिसर्च के अंदर। तो वो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं और उनकी इंडस्ट्री जो है वो बेहतर से बेहतर होती जाती है। तो हमें जो है वो इन चीज़ों के ऊपर ज़्यादा तवज्जो देनी चाहिए कि हम जो है वो दुनिया को नया क्या दे सकते हैं। अब आपको मैंने शायद कई दफ़ा भी इसकी मिसाल दी है कि जापान के अंदर जो है वो खाली जो सेल, तोशिबा का सेल है, उसकी एक्सपोर्ट $7 बिलियन की है, ठीक है जी। और पाकिस्तान की सारी एक्सपोर्ट मिलाकर जो है वो कोई 17 से कोई $20 बिलियन के करीब है। कभी कम हो जाती है, कभी 16 पे चल जाती है, कभी 17, कभी 18, तो बहुत गई तो 20-21 पे भी चले जाती है। अब खुद अंदाज़ा करें कि हमारी क्या सूरत हाल है। अच्छा, उसके अलावा फिर अब हम जब देखते हैं कि कि हमारी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम्स क्या आ रहे हैं, सबसे पहली तो बात यह है कि हम हैवी इंटरेस्ट पर लोन देते हैं। दुनिया के दूसरे ममालिक हैं, जिसमें मैं जापान की बात कर सकता हूँ और इंग्लैंड की बात कर सकता हूँ, इनका इंटरेस्ट रेट बहुत लो है, ज़ीरो होने के बराबर है। और पाकिस्तान में इंटरेस्ट रेट आप देखें जो है वो कोई इस वक्त कोई 7-8 पे फिर रहा है, और पहले 12 पे था, 13 पे भी चले गया था। और इसके मुकाबले में जब जो दूसरे ममालिक हैं, जो हाईली डेवलप कंट्रीज़ हैं, उनका बहुत कम इंटरेस्ट रेट है, सो उनकी जो है वो परफॉर्मेंस हमारे से बेहतर होती है। उसके अलावा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हमारी बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि हम वही पुराने तरीके यूज़ कर रहे हैं, ओल्ड मेथड्स, ओल्ड टेक्नोलॉजीज़ हैं हमारे पर। एक चीज़ की जो है वो प्रोडक्शन बहुत महंगी होती है। आप इलेक्ट्रिसिटी देखें, कोई 7-8 रुपये यूनिट पाकिस्तान में बढ़ रहा होगा, ठीक है जी। कमर्शियल जो है वो 12-13 रुपये, कोई 20 रुपये भी है। जैसे जैसे बढ़ता जाता है, हमारी बिजली महंगी होने की वजह से हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो है वो बढ़ जाती है। कोई भी चीज़ तैयार करनी है, जितनी वो उसकी इनपुट कम होगी तो ऑब्वियसली चीज़ सस्ती होगी। मुझे चाइना में ये इत्तेफाक हुआ 1-2 इंडस्ट्रियाँ देखने का, तो वहाँ पर जो सबसे ज़बरदस्त कमाल है वो ये है कि यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बहुत सस्ती है, बहुत चीप इलेक्ट्रिसिटी है।
तो मेरा ख्याल है कि एक आदमी घर में रहता है तो 20 से कोई 30 युआन या मैक्सिमम 40 युआन का ख़र्चा हो जाता होगा उसका। उसमें वो सारा कुछ है, घर की लाइटिंग भी है, घर में आप खाना वाना भी बनाते हैं तो गैस का कोई 10-20 रुपये बिल आ जाता है, पानी का भी 20 रुपये 20 युआन बिल होता है, पानी का भी 20 युआन का बिल है कोई। इस तरह करके बहुत सस्ता जो है वो इनका पैकेज है। तो आप अंदाज़ा करें कि जब इनकी इंडस्ट्री लेवल पर तो फिर ऑब्वियसली सब्सिडी होती है तो कितनी ज़रा सस्ती प्रोडक्शन होगी। तो ये चीज़ हमारे यहाँ बहुत महंगी है जिसकी वजह से, और लेबर बहुत महंगी है हमारे यहाँ, तो इसकी वजह से हमारे यहाँ चीज़ महंगी तैयार होती है तो हमारा प्रॉफिट जब बाहर बेचती है तो ऑब्वियसली कम हो जाता है। उसके अलावा हमारी इनकम कम है, ठीक है जी, जाहिर सी बात है जब चीज़ महंगी तैयार होगी तो आपको फिर दुनिया के साथ जब कम्पीट करना पड़ता है एक्सपोर्ट के अंदर तो आपको मुनाफा कम हो जाता है, उससे हमारी सेविंग्स लो होती हैं। जब सेविंग्स लो है तो उससे हम कुछ भी नहीं कर सकते, मज़ीद इंडस्ट्री नहीं हम लगा सकते, आप ये अंदाज़ा कर लें। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ स्किल्ड लेबर है, हमारे पास जितनी लेबर है वो कोई पढ़ी लिखी लेबर नहीं है हमारे पास, और सारी अनस्किल्ड लेबर होती है, ठीक है जी। अगर उसके अलावा आप दूसरी बात देखें, किसी ने ग्रेजुएशन की है लेकिन उसके पास वो बीए करके कोई बैठा हो, उसके पास कोई हुनर नहीं है, स्किल्ड नहीं है, ठीक है जी, बगैर स्किल्ड के जो है वो काम कर रहा है, तो इसकी वजह से फिर क्या होता है, बाहर का इन्वेस्टर हमें लेता ही नहीं है, वो यहाँ पर आता ही नहीं है। उसको जब वो देखता है कि यार यहाँ पर तो लेबर ही स्किल्ड नहीं है, हम क्या करें, फिर वो दूसरी जगह पर जो है वो इंडस्ट्री लगाता है। यहाँ पर मैंने चाइना में देखा जी छोटे छोटे कोर्स होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और बस 1-2 सब्जेक्ट प्री रिक्विजिट पढ़ा कर और वो उनको स्किल्ड लेबर पे लगा देते हैं, वो फिर उनकी इंडस्ट्री में उनको हेल्प करते हैं और प्रोडक्शन में मदद देते हैं। उसके अलावा एक्सपोर्ट बेस्ड इंडस्ट्री हमारी बहुत कम प्रॉफिटेबल है। उसकी वजह ये है कि हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन हाई है, ठीक है जी, हमारे पास ओल्ड मशीनरी है। तो मैं जिस ज़माने में पढ़ता था, हमारे एक प्रोफेसर थे, तो वो कहा करते थे कि जितनी जो है वो एक मियाँ साहब यानी कि एक टेक्सटाइल मिल ऑनर जितने पैसे कमाता है 5 साल के अंदर, वो उसके मुकाबले में एक अंग्रेज़ अगर कोई मशीनरी या कोई डेवलप कंट्री मशीनरी बनाकर वो इनको भेजता है ना, तो वो सारे अपने पैसे वापस ले लेता है। तो ये चीज़ है। तो हमारी इन चीज़ों की वजह से हमारी जो है वो कोई ख़ास इंडस्ट्री नहीं है। ये मैं आपको मसाइल बता रहा हूँ आपके। उसके अलावा इन चीज़ों को दूर कर दें तो यही हमारी इंडस्ट्री ऊपर उठ जाएगी। उसके अलावा इम्पोर्टेड इंडस्ट्रियल मशीनरी इज़ वेरी कॉस्टली, जिसकी मैं आपको अभी बात बता रहा था कि हम जब बाहर से मशीनरी मंगवाते हैं वो बहुत महंगी मशीनरी है, हमारे यहाँ रिसर्च होती नहीं है, इसकी वजह से बाहर से चीज़ें मंगवानी पड़ती हैं तो वो ऑब्वियसली महंगी हैं। दूसरा, हमारी ख़ुद का रुझान भी नहीं है। हम ऐसी कौम है, हम कहते हैं कि बस हमें कुछ ना करना पड़े और हम अपना मुनाफा जो है वो दरमियान में से लेना शुरू करते हैं, अपना प्रॉफिट ले लें, बस कोई इंडस्ट्री लगानी पड़े, हमें सोचना ना पड़े, बाहर से इंपोर्ट करें और लोगों को बेचें और अपना मुनाफा कमाएं। उससे आप फिर खुद अंदाज़ा लगा लें कि हमारे यहाँ किस किस्म का रुझान है। हमारे सिर्फ इंपोर्ट का रुझान है, एक्सपोर्ट का रुझान नहीं है। बाहर के ममालिक में ऐसे होता है कि लोग जो है वो छोटे छोटे अपने यूनिट्स लगा कर अपना काम कर रहे हैं, अपनी प्रोडक्शन कर रहे हैं, छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर अपना वो प्रोड्यूस करते हैं और लोगों को बेचते हैं। जबकि पाकिस्तान का में हमारे यहाँ लोगों का रुझान ये है कि बस चाइना से चीज़ें मंगवाओ और बस उसको बेचिए और पैसा कमाओ। ख़ुद को जो है वो ना तो हम कोई साइंस, कोई टेक्नोलॉजी, ना कोई नई इनोवेशन, इस तरह का कोई चक्कर नहीं है हमारे यहाँ। उसके अलावा शॉर्टेज ऑफ एनर्जी एंड पावर रिसोर्सेज, हमारे यहाँ बिजली की भी किल्लत है, उसके अलावा तेल गैस की भी किल्लत है और महंगी भी चीज़ें हैं, ठीक है जी, और इसकी डिमांड ना पूरी होने की वजह से आप ऑब्वियसली देख लेंगे इंडस्ट्री को कितना प्रॉब्लम होता है। बाहर के मुल्कों में ऐसे नहीं है। सो आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ इसके ऊपर, इंडस्ट्री के ऊपर, जिसमें हमने जो है वो देखा कि इंडस्ट्री की तारीफ़ क्या होती है। उसके अलावा जो कहीं या किसी जगह पर आपने अगर इंडस्ट्री लगानी है तो उसके लिए मेन फैक्टर्स क्या होते हैं, उसकी लोकेशन की सिलेक्शन के लिए कितने किस्म की इंडस्ट्री पाकिस्तान के अंदर लगी हुई है, और उसके अलावा इंडस्ट्री के अलावा आप ये देखें कि पाकिस्तान की मेजर इंडस्ट्री कौन सी है, ठीक है जी, और पाकिस्तान के इंडस्ट्री को प्रॉब्लम कौन कौन से हैं और उसको सॉल्यूशन भी उन्हीं प्रॉब्लम्स के अंदर ही है। देखें, स्ट्रेटजी की डेफिनेशन यही होती है कि जिस वक्त आप कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालते हैं ना, एक पहले प्रॉब्लम फाइंड करते हैं फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, वो आगे चल के आपकी हिकमत अमली बन जाती है, वो स्ट्रेटजी बन जाती है। जो हमने सॉल्यूशन फाइंड किया है, इसका अच्छे तरीके, प्रॉब्लम हमने फाइंड किया, उसका अच्छे तरीके से हम सॉल्यूशन निकालें, ऑब्वियसली हमारी इंडस्ट्री ठीक होना शुरू हो जाएगी। सो लेक्चर को सुनने के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।